क्वेश्चन पहला है आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। देखिए ये आपका गृह सज्जा से क्वेश्चन है। गृह सज्जा के बारे में आप लोग पढ़े हैं, गृह सज्जा के बारे में पूरा दिया गया है आपकी किताब में। तो गृह सज्जा से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है कि सजावटी चित्र जो होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग या पेंटिंग बोलते हैं, वो किस रूम में लगाना चाहिए। जैसे कि रूम जो होता है, जब हम लोग रहने के लिए पूरा फ्लैट बनाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप का रूम होता है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, रसोई घर, बाथरूम, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन आपका ड्राइंग चित्र जितना भी होता है, जितना भी सजावटी चित्र है, तो वो आपका ड्राइंग रूम में लगना चाहिए। कहाँ पे? ड्राइंग रूम एक अलग होता है, जहां अगर आपको मन ना लगे, जहां आपको अगर कुछ दिक्कत हो, मन ना लगे, तो आप कहाँ जा सकते हैं? ड्राइंग रूम में जा सकते हैं। तो ड्राइंग रूम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में जितने भी सजावटी चित्र है उसको स्टोर करके रखा जाता है ड्राइंग रूम में। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है कि किस शास्त्र में कला के तत्व अथवा अंग एक बुनियादी कारक है, मतलब कला के तत्व को एक बुनियादी बेस माना गया है, किस शास्त्र में? देखिएगा, कला के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? देखिए, ये हम लोगों का सौंदर्य शास्त्र में कला के बारे में पढ़ते हैं। मतलब किसी भी चीज के अंदर सुंदरता कैसे निखरती है या फिर सुंदरता कैसे होती है, ये चीज आपके कला के अंदर होता है। ये चीज आपका कला के अंदर, मतलब सौंदर्य शास्त्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें यह पढ़ाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, है ना, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उसके बारे में आपको शिक्षा शास्त्र में मिलेगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्र बहुत सारे बुक होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई बच्चे को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। उसके बाद गृह शास्त्र के अंतर्गत आपका गृह प्रबंधन के बारे में मिलेगा, जिसको हम लोग होम साइंस भी बोलेंगे। गृह प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में मिलेगा। और सौंदर्य शास्त्र में आपको कला के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो किस शास्त्र में कला के तत्व अथवा अंग एक बुनियादी कारक है? तो ये आपका सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र में कला के तत्व को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है, पूछा गया है कि मिलावटी दूध का रंग कैसा होता है। जो मिलावटी दूध है उसका कलर कैसा होता है, यह चीज आपको पूछा गया है। पीला होता है, हल्का नीला या ज्यादा सफेद, हरा या फिर काला। जो मिलावटी दूध है प्यारे बच्चों, उसमें अगर अरारोट मिलाया जाए, अरारोट मतलब ये होता है एक प्रकार का मिलावटी पदार्थ होता है, अरारोट अगर मिलाया जाए तो हल्का नीला या ज्यादा सफेद दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा? हल्का नीला दिखेगा या फिर कुछ ज्यादा ही सफेद दिखेगा। अभी जो है केमिकल वाला दूध मार्केट में आया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा केमिकल वाला दूध से दूर रहिएगा। जो केमिकल वाला दूध है बाबू मार्केट में आया हुआ है, उससे आप लोग थोड़ा बचिएगा। बात समझे? केमिकल वाला दूध का अगर खाइएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सवाल आपके यहाँ दिक्कत है, अगर केमिकल वाला दूध खाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। बच्चे बच्चे जानते हैं कि पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में विश्व दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 5 जून को, है ना। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। पर्यावरण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण दिवस के अंतर्गत ये बताया जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, पर्यावरण को बचाया कैसे जा सके। ठीक है, अब चलो अगला सवाल है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखो, जो बच्चे को जन्म देने का कार्य है वो स्त्रियां करती है ना। बच्चे को जन्म देने का कार्य किनका है? स्त्री का है। मेल वर्जन का है या फिर फीमेल वर्जन का है? बताओ। फीमेल वर्जन का है ना, फीमेल वर्जन का कार्य है। ठीक है, अब यहाँ जो पूछा गया है कि स्त्री को जन्म देने का जो कार्य है वो फीमेल वर्जन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ आपको दिया गया है कि जो आपका अंडाशय होता है, जब स्त्री जनन में अंडाणु का निर्माण होता है, तो वह अंडाशय में होता है। किसमें? अंडाशय में। स्त्री में, अंडाशय में, स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। इतना याद रहेगा। एक बार शेयर कर दो आप लोग, जितने भी बच्चे हैं एक बार क्लास को आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे, है ना। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, चलो सारे बच्चों तो क्लास पहुंचनी चाहिए, आप लोग भी शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, अंतः स्त्रावी ग्रंथियों का कौन सा स्त्राव करती है। अंतः स्त्रावी ग्रंथि से क्या स्त्रावित होता है? एंजाइम, हार्मोन या फिर आपका दिया एसिड या फिर पाचक रस। तो हार्मोन रिलीज होता है। अंतः स्त्रावी ग्रंथि से क्या रिलीज होता है? हार्मोन। हार्मोन क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है अंतः स्त्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला पूछा गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, है ना। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल सकता है, ये चीज आपको हम पूछ रहे हैं। 1 ग्राम कैलोरी से कितनी 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। देखिए, एक यहाँ जो है आपको याद रखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन हो, अरे भाई क्या हो गया इसको, ठीक है। चलो, आपका 1 ग्राम प्रोटीन हो,
या फिर 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट हो, तो दोनों से जो ऊर्जा मिलता है 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना? 4 कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपका 4 कैलोरी मिलेगा, और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। कितना? 4 कैलोरी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जल प्रदूषण से किस प्रकार की बीमारी का खतरा होता है। और हाँ, 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है? 1 ग्राम वसा से, ये भी याद रख लो, 1 ग्राम वसा से जो एनर्जी मिलता है वो आपका 9 कैलोरी मिलता है। 9 कैलोरी, बात समझे। अब यहाँ जल प्रदूषण से किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? कैंसर नहीं, ये कैंसर की बीमारी का रीजन बहुत सारा है। ये होता है आपका पैतृक भी होता है, मतलब हाइजेनिक भी होता है, और इसके अंदर बहुत सारे रीजन हैं। उसके बाद देखा जाएगा पीलिया, अस्थमा, मधुमेह। मधुमेह तो आपका इंसुलिन जो हार्मोन है उसका अगर कमी हो जाएगा तो आपका मधुमेह नामक रोग होगा, इंसुलिन की कमी से होता है। अस्थमा ये आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है ना। उसके बाद पीलिया ये आपका जल प्रदूषण के कारण होता है। कैंसर ये आपका, कैंसर जो होता है अनसेफ अनसेफ रिलेशनशिप से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जल प्रदूषण से आपका बढ़ेगा पीलिया, है ना। क्या बढ़ेगा? पीलिया नामक बीमारी बढ़ता है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है ये। पीलिया नामक बीमारी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण से किसका खतरा बढ़ जाता है? पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। सवाल अगला है कि खेसरी दाल मिलाई जाती है किसके दाल में? बताओ। खेसरी का दाल सबसे, मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये। खेसरी का दाल जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, आपके पाचन रस में आपके दिक्कत में बहुत सारी प्रॉब्लम से इसमें होती है, इसको याद रखिएगा। खेसरी का दाल, ठीक है, तो खेसरी का दाल मिलाई जाती है तो ये आपके अरहर के दाल में मिलाई जाती है। खेसरी का दाल कहाँ पे? अरहर के दाल में मिलाई जाती है, इतना याद रखिएगा। सवाल अगला है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा वसा तो आपका 9 कैलोरी पर ऊर्जा देता है, लेकिन पाचन बहुत धीरे धीरे होता है। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट ये जल्दी पच करके ऊर्जा देता है। एनर्जी की बात करें, इसका पाचन जल्दी होता है, ये जल्दी ऊर्जा देता है। जल की बात करें तो ये रोगशांत का काम करता है। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो हो जाएगा आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलो अगला सवाल क्या दिया गया है कि प्लास्टिक के कारण सबसे अधिक किस प्रकार का प्रदूषण होता है? प्लास्टिक के कारण सबसे अधिक किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है भैया? तो प्लास्टिक जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलेगा मिट्टी प्रदूषण, क्योंकि मिट्टी में प्लास्टिक दब जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है। मिट्टी यानी आपका जो मृदा प्रदूषण है यह प्लास्टिक के कारण होता है। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? प्लास्टिक के कारण होता है। ठीक है, बात समझे। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? प्लास्टिक के कारण होता है। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है भैया? तो ये होता है आपका प्लास्टिक के कारण, इतना याद रहेगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। क्या पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका जो होता है आपका रतुंधी की बीमारी होता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, है ना। जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से सक्रिय होता है, तो आप रतौंधी लगा दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट सवाल है, जो आपका सोना चांदी में जो होता है क्या होता है? सिंपल, सोना और चांदी में, सोना और चांदी में यानी सिल्वर और गोल्ड में किस प्रकार का मार्क होता है? तो उसमें हॉल मार्क होता है। सिल्वर और गोल्ड में जो भी आभूषण आप खरीदेंगे, जो भी आप ज्वेलरी खरीदेंगे, है ना, जो भी आप आभूषण यानी ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसमें किसका मार्क होगा? तो उसमें आपका हॉल मार्क होगा। वूल मार्क जो होता है, ऊन का जितना भी कपड़ा होता है उसमें वूल मार्क लगता है। ठीक है, एग मार्क ये कृषि पदार्थ में लगता है, कृषि पदार्थ में आपका एग मार्क लगता है, तो इतना याद रखिए। हॉल मार्क आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। मानव के अंदर जितना भी ग्रंथि है, आप एक्स वाई जेड बहुत सारे ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जब बायोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास और 10th क्लास में। तो मानव शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथि है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो आपका लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? लीवर होता है, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो सवाल अगला पूछा गया, ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका जो है प्यारे बच्चों, ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, इसके कारण क्या होता है कि वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो आपका बड़े बड़े पहाड़ है जिसमें पत्थर वगैरह है, उसके बाद जो
जितने भी है ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, पिघलने के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रदूषण से संबंधित है? तो आपका वायु प्रदूषण से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ बताइएगा। एफपीओ, एफपीओ यानी आप याद रखिएगा, एफपीओ का मतलब हुआ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये जितने भी फ्रूट वाला चीज है, जितने भी फ्रूट से बनने वाले सामान है, तो उसमें एफपीओ लगता है। जैम किससे बनता है? फ्रूट से बनता है, तो इसमें एफपीओ लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और तेल में एगमार्क लगेगा, बेसन में भी और घी में भी। ये तीनों किसान के द्वारा उत्पादित किया जाता है और किसान के द्वारा बनाया गया पदार्थ में एगमार्क का साइन लगता है। एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या होता है ये? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, चलो सवाल नेक्स्ट पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग होता है, इतना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एनीमिया विटामिन ए की कमी से होता है, मरस्मस विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है? सकरवी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है, उसको हम लोग रिकेट्स से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग रिकेट्स से बोलेंगे। बात समझे? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, हार्मोन का काम क्या है? जैसे कि हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है, तो हार्मोन का क्या काम होगा? हार्मोन का भी तो कुछ काम होगा ना, ऐसे तो नहीं है, हार्मोन का कुछ ना कुछ तो काम होगा। अब हार्मोन के अंतर्गत जो काम है प्यारे बच्चों, हार्मोन का काम है शरीर की सफाई करना, शरीर में रासायनिक संदेश पहुंचाना, आरबीसी बनाना। नहीं भाई नहीं, तो ये है आपके शरीर में रासायनिक संदेश को पहुंचाएगा, ये इसका मुख्य काम है। जैसे कि मैंने कहा कि ये उंगली है, अगर इस उंगली को अगर हम काट देंगे तो इस उंगली, ये उंगली कट गया, इसके बारे में दिमाग को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? वो हार्मोन लेकर के जाता है। वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? हार्मोन वो इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, इतना याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रकृति आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, याद रखिएगा, ये आपका बाढ़, भूकंप और तूफान तो ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण ये तो इंसान के द्वारा पैदा किया जाता है, मानव के द्वारा ये सब ध्वनि प्रदूषण हो रहा ना। ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति है। बिल्कुल गलत बात, प्रकृति नहीं होगा, तो ये आपका मानव इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है कि सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट किस रोग का कारण बनता है? अगर सरसों का तेल अगर खाते हैं, उसमें आर्जिमोन का अगर बीज मिला दिया जाए तो सरसों की तेल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप लोग सरसों का तेल जो खरीदते हैं तो उसमें आर्जिमोन का बीज मिला रहता है, बात समझे? इसलिए थोड़ा सा खाइएगा, है ना, सावधानी पूर्वक खाइएगा। आर्जिमोन का बीज वगैरह जो है ना, बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा, है ना, अगर खा लीजिएगा तो बहुत दिक्कत करेगा, है ना। तो आपकी आंख की रोशनी घट जाएगी, आपकी क्या होगी? आंख की रोशनी घट जाएगी। आर्जिमोन का बीज का सेवन कीजिएगा तो आंख की जो रोशनी है वो घट जाती है, और उसको बोलते हैं ड्रॉपसी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉपसी नामक रोग होता है उसको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉपसी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। आयरन की कमी से होने वाला रोग को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से सकरवी हो जाएगा। ग्वाइटर जो रोग होगा, ये आपका ग्वाइटर नामक रोग जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है, इतना याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो गले में होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में जो है ना, संतुलन की अवस्था को बनाए के रखता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से आपका निकलता है थायरोक्सिन। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में, फोरहेड में, कपाल में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, फोरहेड में स्थित होती है। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया, लैक्टोमीटर का उपयोग होता है तो दूध के शुद्धता की जांच करने के लिए। दूध कितना शुद्ध है,
कितना नहीं है। इस चीज की जांच करने के लिए, दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? तो हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की माप किसमें की जाती है? किलोमीटर, लीटर नहीं, डेसिबल में, डीबी। इसका स्मॉल, इसका सिंबल होता है स्मॉल डी स्मॉल बी। ठीक है, तो आपका डीबी में, मतलब ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि की हार्डनेस को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, डीबी का प्रयोग करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो घेंगा नामक रोग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, और ये गले में क्या करता है? अपना इफेक्ट डालता है। अगर आयोडीन, अगर आप नमक खा रहे हैं तो उसमें अगर आयोडीन की कमी होगी, तो उसमें अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा। ग्वाइटर यानी घेंगा नामक रोग होगा। सवाल अगला है, चीनी में मिलावट किससे की जाती है? डिटर्जेंट, सैकरीन, सीमेंट, नमक। तो उसमें सैकरीन मिलाई जाती है। सैकरीन क्या है प्यारे बच्चों? ये एक केमिकल है जो एक मीठा होता है। ये इसको बनाया जाता है लैब में, और ये रासायनिक केमिकल है, और इसको फर्टिलाइज किया जाता है। जिस तरह से हम लोग मतलब कोई चीज बनाते हैं, प्राकृतिक नहीं होता है, ये मानव निर्मित होता है, जो काफी ज्यादा मीठा होता है। आफ्टर रिएक्शन यानी बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया के बाद ये सैकरीन का निर्माण होता है, और ये सैकरीन चीनी से भी बहुत ज्यादा मीठा होता है। चीनी से भी बहुत ज्यादा मीठा होता है ये सैकरीन। तो चीनी में किसको मिलाया जाता है? ये सैकरीन को मिलाया जाता है, ताकि चीनी क्या लगे? मीठा लगे। तो बहुत सारी चीजें होती है। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन जो निकलता है आपका अग्न्याशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंसुलिन नामक ग्रंथि। और इसी की कमी के कारण क्या होता है? हमारा मधुमेह नामक रोग होता है। निम्न में से कौन शुद्ध जल है? नदी का, वर्षा का, नल का, झील का? बताओ। शुद्ध जल की अगर बात करेंगे, देखो शुद्ध जल की क्या गुणवत्ता है? शुद्ध जल की गुणवत्ता यह है कि ये अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये पास होने नहीं देता है। तो शुद्ध जो जल होता है वो वर्षा का जल होता है, समझ गए? तो वर्षा का जो जल है वो प्योर शुद्ध जल होता है। जो बारिश का पानी होता है ना, वो प्योर शुद्ध होता है, इतना याद रखिएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया, कह रहा है कि दूध में मुख्य रूप से कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो दूध में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, कैल्शियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम लोग सी से सी से दर्शा रहे हैं, कैल्शियम। तो दूध में कैल्शियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। दूध में मुख्य रूप से कौन सा खनिज? तो कैल्शियम पाया जाता है। बाकी आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम ये भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो कैल्शियम पाया जाएगा आपके दूध में। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ड्रॉपसी किस कारण से होता है? ड्रॉपसी जो होता है प्यारे बच्चों, ये आर्जिमोन का तेल खाइएगा। अगर सरसों के तेल में आर्जिमोन का बीज मिला दिया जाए, सरसों के तेल में आर्जिमोन का बीज अगर मिला दिया जाए तो ड्रॉपसी नामक रोग होता है, जो हमारे आंख को खत्म करता है, आंख की रोशनी को खत्म करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्त्री हार्मोन है, और ये शरीर से दुग्ध स्त्राव को बढ़ावा देता है। तो दूध का स्त्राव करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? स्त्री में पाया जाता है, तो दूध का स्त्राव करता है। याद रखिए इतना, दूध का स्त्राव ये करता है। सवाल अगला है कि मधुमेह रोग में शरीर किसे नियंत्रित नहीं कर पाता है? याद रखिएगा, मधुमेह रोग में शरीर किसको नियंत्रित नहीं कर पाता है? अब मैंने कहा कि मधुमेह जो रोग होता है वो रोग किसके कारण होता है? वो रोग होता है आपका इंसुलिन नामक कमी के कारण, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। और वो रोग नियंत्रित नहीं कर पाता, किस चीज को? ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं कर पाता है, यानी ग्लूकोज का पाचन नहीं कर पाता है, और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा शरीर में इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जब पेशेंट जब भी जो क्या कहता है पेशाब करता है, तो उसके मूत्र मार्ग के माध्यम से चीनी निकलता है, समझ गए? इतना ज्यादा शुगर उसका बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज को जो है ना उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। सवाल अगला है, देखिएगा कि कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है सूक्ष्म, एक है वृहद। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आपके सारे विटामिन आ जाएंगे, ए बी सी डी ई के जो 6 प्रकार का विटामिन है। और वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे आपका वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। तो कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या हो जाएगा? विटामिन और खनिज लवण, ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपका वृहद पोषक तत्व होगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वृहद पोषक तत्व कहेंगे, इतना याद रखिएगा। चलो सवाल अगला है कि मिलावटी दूध का रंग कैसा होता है? तो हल्का नीला या फिर ज्यादा सफेद होगा। केमिकल मिलाया जाता है, उसको
उसको खाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट सवाल है, ये स्त्री जननतंत्र अंडाणु का निर्माण आपका अंडाशय में होता है, निम्न में से कौन ऊर्जा देने वाला तत्व नहीं है ना, ऊर्जा देने वाला तत्व नहीं है, ये चीज बताइए। अब यहां अगर देखा जाएगा तो ऊर्जा आपको किससे नहीं मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपने विटामिन के बारे में पढ़ा है, ए बी सी डी ई, अरे क्या हो गया, ए बी सी डी ई और के, तो कितना प्रकार का विटामिन हो गया, विटामिन आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, बात समझे। जो आपके जल होते हैं, जो रुक्षांश होते हैं, जो विटामिन से होते हैं, उससे एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है। यह आपके शरीर में मेंटेनेंस को बढ़ावा देता है, ये आपके शरीर में जो चयापचय क्रिया होता है उसको बढ़ावा देता है, यह आपके शरीर में रोग होने नहीं देता, ये दवाई का काम करता है, लेकिन आपके शरीर में ऊर्जा नहीं देगा ये, ठीक है। ऊर्जा आपको किससे मिलेगा, चावल गेहूं ये सब खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, इससे आपको ऊर्जा मिलेगा, समझ गए। तो ये जो आपका विटामिन है, विटामिन आपके शरीर को ऊर्जा देने वाला तत्व नहीं है, बाकी प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट, इससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है बबुआ, इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, कह रहा है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। अगर गांव है, गांव में पूरा स्वच्छता बनी रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है, गांव में पूरा स्वच्छ माहौल बने रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी है सभी लोगों की, गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत स्वास्थ्य कर्मी, ये सभी लोगों की है। अरे एक किसी की जिम्मेदारी किसी के ऊपर, अगर एक आदमी के ऊपर थोप देंगे तो क्या वो बन पाएगा। अगर हम लोग एक ही आदमी को थोप देंगे, ग्राम पंचायत को बोलेंगे कि तुम गांव को साफ रखो, बाकी सभी लोग गंदी करेंगे, तो भाई आप समाज में सब लोग रह रहे हैं ना, जितने भी लोग रह रहे हैं उनका भी जिम्मेदारी है, सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि एक गांव को साफ रखे, ठीक है। अब देखो एसबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, एसबीएम। एसबीएम का मतलब हुआ स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। संतुलित आहार में कितने मुख्यतः पोषक तत्व होते हैं, गिनिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, है ना। तो कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए। तो याद रखिएगा, संतुलित आहार जितने भी होते हैं उसमें 6 प्रकार के आपके पोषक तत्व होते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है ना। इसका पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया है कि जो 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो आपके संतुलित आहार में पाया जाता है। अब देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होते हैं, तो ये अंडाशय में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ये आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। सवाल अगला है कि रतौंधी रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन ए का सेवन करो, है ना, और विटामिन ए जिससे मिले उसको खाओ। रतौंधी रोग से अगर बचना चाहिएगा तो पालक साग खाइएगा, ठीक है। रतौंधी रोग से बचने के लिए क्या खाइएगा, पालक साग खाइए, वो उससे आपको विटामिन ए मिलेगा और आपकी शरीर में मेंटेनेंस बनी रहेगी, ठीक है। अगर देखा जाएगा कि आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है, तो ईंधन, समय और ऊर्जा, ये सभी चीज की बचत में मदद करता है। ईंधन भी बचेगा, समय भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगा, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, विटामिन सी जितने भी एसिड होता है, जिसमें भी एसिड पाया जाता है, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है ना, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू खट्टा पदार्थ है तो इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो सवाल अगला है, भोजन को बचाने के लिए करना चाहिए, भोजन को बचाना चाहिए भाई, मक्खियों से बचा के रखो, बाकी धूप, हवा और जल तो रहेगा ही, धूप, हवा और जल का संपर्क में भोजन को रखना पड़ेगा ताकि वह स्वच्छ रहे, ठीक है। पकाने से सही उपयोग करने से क्या होता है कि अधिकतम पौष्टिकता प्राप्ति होती है, अधिकतम पौष्टिकता प्राप्ति होती है। अगर भोजन को सही तरीके से अगर आप पकाते हैं, भोजन को सही तरीके से अगर पकाते हैं तो अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त होगी। सवाल अगला है, पूछा गया है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो आदतें इससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। सवाल अगला है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो ये एंजाइम, ये आंतरिक कारक होता है। एंजाइम खाद्य पदार्थ के अंदर में पाया जाता है, दैट इज नॉट एग्जिस्ट्री बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो ये जो आपका एंजाइम होता है ये खाद्य पदार्थ के सड़ने का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है, तो आहार संरक्षण विधि की बात करेंगे तो आहार संरक्षण को विधि मतलब आहार को संरक्षित करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सभी निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है, तो ये सभी निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, ये सभी के सभी आहार संरक्षण की विधियां हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलो कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या होगा, कैल्शियम प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है दही, दूध, पनीर, ये सभी से कैल्शियम का ये मुख्य स्रोत है। अब दूध से जो भी चीज बनता है, दूध से जो भी चीज बनेगा वो आपका कैल्शियम का मुख्य स्रोत होगा। दूध से जो भी चीज बनेगा बबुआ वो क्या होगा, कैल्शियम का आपका मुख्य स्रोत होगा, इतना याद रखिएगा। चलो सवाल अगला है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, अभी हम लोगों का दांत कितना है, 32 गो,
ठीक है, 32 गो। जब आप लोग छोटे थे, टिबुक टिबुक थे, तो आप लोग का कितना दांत था? 20 गो था। फिर आप लोग जो है ना, दांत को आप लोगों का चूहा खा गया, है ना, आप लोगों का दांत को क्या खा गया? चूहा खा गया 20 को। तो ये 20 जो दांत होता है, ये आपका अस्थाई होता है। अस्थाई की बात करेंगे कितना है? 32। टोटल कितना हुआ लाइफ में? 52। ठीक है, तो अगर पूछेगा टोटल जीवन काल में, यानी संपूर्ण जीवन काल में मानव शरीर में कितने दांत का उदय होता है, विकास विकास होता है, तो 52। और बचपन में कितना होता है, जिसको दूध के दांत कहते हैं? 20, जो नन परमानेंटली होता है। और ये क्या होता है? टूट जाता है, दूध की दांत कहते हैं। उसके बाद परमानेंटली जो होता है वो आपका 32 होता है, इतना याद रखिएगा। 20 लगा दीजिएगा। चलो अगला सवाल है, शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए? संक्रामक रोग होने पर जो है आपका यह स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, मानवीय और अमानवीय, है ना। तो याद रखिएगा, मानवीय अमानवीय में बांट दो। ठीक है, मानवीय अमानवीय में। चलो अगला सवाल है, साधनों को मानवीय और अमानवीय में वर्गीकृत किसने किया था? ये दोनों ने किया था, ग्रोस कैंडल, निकिल और ड्रोसी, ये दोनों ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल है, मानवीय साधन नहीं है, मानव के अंदर जो गुण पाया जाता है उसको हम लोग मानवीय साधन बोलेंगे। मानव के अंदर जो गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बबुआ? उसको हम लोग बोलेंगे मानवीय साधन। और मानव के बाहर जो गुण पाया जाता है वो आपका अमानवीय साधन होगा। ठीक है, समय, ज्ञान, शक्ति और धन, है ना। ये समय, ज्ञान और शक्ति ये मेरे पास है। मेरे पास 24 घंटे का समय है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास शक्ति है। अब ये तीनों चीज का प्रयोग करके हम कुछ भी कर सकते हैं, जो मोस्टली सबके पास है ना। लेकिन धन हमारे पास नहीं है। हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि हम बहुत गरीब इंसान है भैया, है ना। ये धन हमारे पास नहीं है, ये मानवीय साधन नहीं होगा, ये अमानवीय साधन होगा, जिसको हम लोग चल संपत्ति नहीं, जिसको हम लोग अचल संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि भौतिक साधन नहीं है, भौतिक साधन नहीं है, शक्ति, धन, वस्तु, सामुदायिक साधन। धन, वस्तु, भौतिक साधन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ गए। धन, वस्तु और सामुदायिक वस्तु। सामुदायिक वस्तु किसको कहेंगे? जिसको प्रयोग पूरा समुदाय करता है, जैसे कि आपका विद्यालय हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, है ना, खेल का मैदान, ये आपका सामुदायिक वस्तु है। इसका उपयोग पूरा विद्यालय, पूरा मतलब समाज करता है। वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, धन, पैसा, संपत्ति को देख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारा भौतिक साधन होगा, लेकिन ये हमारा मानवीय साधन है। शक्ति, हमारे अंदर कितना शक्ति है ना, हमारे अंदर कितना शक्ति है, तो ये हमारा हो जाएगा मानवीय साधन, ये भौतिक साधन नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, व्यक्तिगत साधन नहीं है प्यारे बच्चों। तो व्यक्तिगत साधन की अगर बात करें, व्यक्ति की रुचियां, मानवीय गुण, भावनाएं, ये वस्तुएं, ये भौतिक साधन है। व्यक्तिगत साधन किसको कहेंगे? जो मानव के अंदर होगा। व्यक्ति की रुचि, गुण और भावनाएं, व्यक्ति के अंदर क्या करने का रुचि है, क्या गुण है, क्या भावना है, वो आपका व्यक्तिगत साधन होगा। लेकिन वस्तु ये आपके भौतिक साधन के अंतर्गत आएंगे। चलो अगला सवाल है, साधनों की विशेषता नहीं है, साधन की विशेषता नहीं, साधन असीमित है। भाई गलत बात, साधन अगर असीमित होता, अनलिमिटेड होता, तो हम काहे के लिए यहाँ पढ़ाते? हम छोड़ देते पढ़ाने के लिए, हम फिर ऐश मौज करते, जिंदगी गुजारते मस्ती से। साधन किसी के पास भी असीमित नहीं है, अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है। अगर किसी कंट्री के पास अनलिमिटेड साधन है तो वो अपना ऐश मुझ करेगा, अपना जनसंख्या को पालेगा, पोसेगा, ऐश मुझ करेगा, बस हो गया। तो साधन किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है, याद रखिएगा, ये सीमित है। साधन उपयोगी है, साधन सीमित है, साधनों की अंतर संबद्धता होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व है। साधनों का आकार, पारिवारिक आकांक्षाएं, व्यक्तिगत क्षमता, साधनों का ज्ञान, है ना। साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है, तो साधनों का ज्ञान, व्यक्तिगत क्षमता, है ना। उसके बाद दिया गया साधनों का ज्ञान, ये हो जाएगा साधनों का ज्ञान। ठीक है, जितना व्यक्तिगत क्षमता उतना प्रयोग कीजिए, जितना आकार है, जितना ज्यादा साधन है उतना प्रयोग कीजिए। पारिवारिक की आकांक्षाएं, परिवार की जरूरत के अनुसार साधन का प्रयोग कीजिए। लेकिन यह साधनों का ज्ञान ये आपका प्रभावित नहीं करता है। घर की सज्जा में प्रयुक्त होने वाले डिजाइन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक, एक बाह्य। ठीक है, चलो अलंकारिक डिजाइन में सजाया जाता है, तो आपका जो ये सभी में अलंकारिक डिजाइन घर के अंदर सजाया जाता है। घर के अंदर आपको डिजाइनिंग वगैरह करना है, घर के अंदर आपको सजाना है, तो वो हो जाएगा अलंकारिक डिजाइन। फर्नीचर, फूलदान, लैंप, ये सभी के सभी हमारा अलंकारिक डिजाइन हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया है, डिजाइन में किस सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है? तो याद रखिएगा, डिजाइन में ये सभी सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है। अनुपात, लय, संगति और प्रभुता, ये सभी चीज का ध्यान रखा जाता है डिजाइन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा, किस डिजाइन का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए? तो अलंकारिक डिजाइन जो होता है प्यारे बच्चों, जो नहीं, ये अलंकारिक डिजाइन और आपका संरचनात्मक डिजाइन दोनों हो जाएगा। दोनों, कोई भी डिजाइन जो होता है वो आपकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। एक्स वाई जेड, कोई भी डिजाइन,
कोई भी डिजाइन का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो हम लोग सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई आपका हो जाएगा कोशिका, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है भैया? कोशिका यानी सेल। तो सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। कोशिकाओं के समूह से बनता है उत्तक, उत्तकों के समूह से बनता है अंग, अंग के समूह से बनता है तंत्रिका तंत्र, और न तंत्र बनता है, तंत्रिका तंत्र नहीं, तंत्र यानी सिस्टम बनता है, और सिस्टम से बनता है एक ह्यूमन बॉडी, समझ गए, या फिर एक बॉडी बोल सकते हैं, समझ गए। चलो अगला सवाल है, पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि, ये सबसे बड़ा रीजन है ना। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, अगर इस पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो ये कहीं ना कहीं रीजन क्या है? जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से हो रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? केवल वसा, केवल प्रोटीन नहीं, सभी प्रकार के पोषक तत्व। केवल नहीं लगाइएगा, अरे एक प्रकार के नहीं, सभी प्रकार के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं आपके संतुलित आहार में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, तो क्या मिलाए जाते हैं? पत्थर, कंकर और मिट्टी मिलाया जाता है। पत्थर, कंकर, मिट्टी ये गेहूं और बाजरा में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। गेहूं, चावल, बाजरा, पत्थर में ये सब चीज मिलाया जाता है। अब चलो, खेसरी के दाल अधिक सेवन करने से क्या होता है? लेथाइरिज्म नामक रोग होता है, जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। लेथाइरिज्म जिसको लकवा बोला जाता है ना। तो पैरालिसिस लोग खेसरी के दाल में मिलाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोगों ने टारगेट लिया था। 70 का 7 हम लोगों का क्वेश्चन कवर हो गया। आप लोग कितना लेकर के आए? 70 में 70 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं लास्ट में, पूरा क्लास को शुरू से देख लीजिएगा और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, और जो नए बच्चे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। और कुछ दिन के मेहमान हैं आप लोग, फिर निकलेंगे, आप लोग फिर पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।